18 और 19 के जो टॉपर रहे हिंदी माध्यम से रवि कुमार जी की कॉपी को मैं फुल डिटेल के साथ में आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि एक टॉपर किस प्रकार से लिखता है प्रभावी एक उत्तर। और फ्रेंड्स इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और अभी प्री के जो एग्ज़ाम हुए हैं और साथ ही साथ मैं इसमें भी उम्मीद करता हूं कि आपकी जो एग्ज़ाम है काफ़ी अच्छा रहा होगा और आप सभी वर्तमान समय में मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है कि ताकि कोचिंग से तैयारी करने वाले स्टूडेंट के साथ साथ जो कोचिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं उन स्टूडेंट को भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, हम देखते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा सब कुछ, रवि और उनका नाम वगैरह तारीख। हम सीधे चलते हैं मुद्दे के ऊपर। और ये जो पहला क्वेश्चन है जो मित्रों, ये जीएस फर्स्ट का है और इतिहास के अंतर्गत है। तो यहाँ पर जो प्रश्न मैं आपको थोड़ा सा बढ़ के बता देता हूँ जल्दी कि प्राचीन एवं मध्ययुगीन भारत में विद्यमान अधिकांश कला एवं वास्तुकला के अवशेष अभी भी शेष है जो कि प्रकृति में धार्मिक है, परीक्षण कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने ये बताया है कि जो प्राचीन एवं मध्य भारत में अधिकांश कला एवं वास्तुकला के जो अवशेष थे जो अभी भी विराजमान है और वो कैसे धार्मिक प्रकृति के, उनका परीक्षण करना है अपने को। ठीक है, तो शुरू में आप देख रहे हैं कि जो एक अच्छा उत्तर होता है उसकी एक मांग होती है कि उसमें प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। ठीक है, तो रवि कुमार सिहाग जी ने पहले सबसे शॉर्ट क्या लिखा, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, आगे मैं ये प्रस्तुतिकरण वगैरह आप पढ़ लीजिए आपके हिसाब से, मैं ये ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। अपने को सिर्फ लिखावट पे ध्यान देना है, उन्होंने क्या लिखा, ठीक है, और क्या नहीं लिखा उस पर ध्यान नहीं देना, उन्होंने कैसे लिखा ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है, तो उन्होंने प्रस्तुतिकरण लिखा, वो अच्छा है बुरा है उस पर ध्यान नहीं देना, वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, आगे वो बताते हैं, यानी कि चीज़ों को वो अंडरलाइन किया उन्होंने, ये भी एक अच्छे उत्तर की मांग होती है, तो अंडरलाइन कर दिया और उन्होंने बता दिया कि कलाओं का धार्मिक स्वरूप। आगे वो इसका डिटेल कर दिया कि ऐसे ऐसे कलाओं का प्रभाव था, ऐसा ऐसा था। ठीक है, उन्होंने इसको बता दिया। आगे वो बताते हैं कि प्राचीन भारत, उन्होंने एक तो बताया कलाओं का स्वरूप। अब वो प्राचीन भारत में कलाओं को फिर उन्होंने क्या कर रहे हैं यहाँ पर रवि कुमार सिहाग जी की चीज़ों को शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि चार्ट के थ्रू बताने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि गागर में सागर भरने का काम रवि कुमार सिहाग जी कर रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि अधिकांश तैयारी करने वाले जो छात्र होते हैं वो बड़े बड़े पैराग्राफ लिख देते हैं, जिससे कि जो एग्जामिनर होता है यानी कि जो कॉपी चेक करता है वो उसको कॉपी चेक करने में काफ़ी दिक्कत होती है। इस कारण उसके माइंड पर लोड आता है और इस कारण से वो एग्जामिनर मार्क्स देने में हिचकिचाता है। यह कोई एक विशेष बात नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। आप कॉपी में अपने आंसर को जितना प्रभावी रूप से लिखेंगे, जितना सटीक लिखेंगे, यानी कि कुल टोटल मिला के अगर हम बात करें तो एग्जामिनर को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसकी आंखें के ऊपर या सर के ऊपर ज़रा सा भी प्रेशर नहीं आना चाहिए। यानी कि चीज़ों को शॉर्ट में बताना चाहिए, यह नहीं कि पूरी लिखे जा रहा है तो उसको यही पता नहीं चलता इसने कहाँ क्या लिखा क्या नहीं। तो इन्होंने पाई यानी कि चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की और ये देखिए कितना बेहतर तरीके से इन्होंने, अगर ये चाहते तो पैराग्राफ में लिख देते। तो फ्रेंड्स यही एक अच्छी डिमांड होती। आगे भी देखो मध्यकालीन भारत, अब एक तो उन्होंने प्राचीन भारत में बता दिया कलाओं के बारे में, अब मध्यकालीन में भी देखो सेम पैटर्न पर वो चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स यदि हम चार्ट के थ्रू लिखते हैं तो इससे क्या होता है, एक तो हमारा जो आंसर है वो भी प्रभावी दिखाई देता है और कम शब्दों में हम अच्छा यानी कि हमारा पूरा उत्तर हो जाता है। यानी कि जो चीज़ें नहीं लिखनी होती है वो छूट जाती है और जो लिखनी होती है हमको वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, आगे और साथ ही साथ जो हमारा समय वो भी बचता है, जो कि एग्ज़ाम मैनेज करने में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आगे रवि कुमार सिहाग जी ने यह बता दिया। ठीक है, अब वो प्राचीन भारत में और भी चीज़ें बता रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के, यानी कि देखो
यहाँ पर उन्होंने उसके पक्ष को निर्धारित कर दिया। आगे वो परीक्षण की बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि जो प्राचीन एवं मध्य भारत में कलाओं का जो क्षेत्र था वो ना कि धार्मिक रूपों में ही दिखाई देता है बल्कि अन्य रूपों में भी हमें दिखाई देता है, जैसे सिंधु सभ्यता के स्नानघाट, कामसूत्र, जैन ग्रंथ, अशोक के स्तंभ आदि आदि चीज़ें। ठीक है, मध्यकालीन भारत में भी वो बताते हैं कि धर्म से हटके जो चीज़ें थी जैसे कि लाल किला, मंदिरों का, अकबर जहांगीर के दरबार के चित्र, तो यानी कि कला का जो क्षेत्र था प्राचीन एवं मध्यकाल में धर्म से हटकर भी व्यापक रूपों यानी कि अन्य रूपों में हमें दिखाई देता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए आगे वो क्या बता रहे हैं कि इस पर भारतीय कला धार्मिक के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष भी थी जो आज भी अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। ठीक है, उनका कहना। अब आखिरी में वो क्या कर रहे हैं कि इसका थोड़ा सा सारांश दे रहे हैं। उन्होंने जो भी लिखा ना, जैसे कंक्लूजन या प्रस्तुतिकरण लिखा, फिर उन्हें आंसर की मेन बॉडी को लिखा और मेन बॉडी को लिखने के बाद में छोटा सा वो क्या दे रहे हैं, सारांश दे रहे हैं, तो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर हम प्रस्तुतिकरण और सारांश नहीं लिखते हैं ना तो एग्जामिनर ये सोचता है कि इनकी जो सोचने की जो क्षमता है यानी कि एनालिसिस करने की जो क्षमता है वो काफ़ी लो है। तो अच्छे उत्तर की यही डिमांड होती है। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आप पढ़ोगे, जैसे जैसे आप हैंड राइटिंग करोगे तो आपकी जो सोचने की जो क्षमता है, आपका आंसर लिखने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी और धीरे धीरे आप एक अच्छा बेहतर उत्तर लिखने की कंडीशन में आ जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये न देखो सभी का माइंड अलग अलग चलता है, किसी का प्रस्तुतिकरण थोड़ा अलग होगा, किसी का सारांश अलग होगा, तो ये चीज़ें ऐसा नहीं कि सभी का सेम होना चाहिए, लेकिन एक अच्छा होना चाहिए। दूसरा जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा ये भी इतिहास से ही संबंधित है। देखो यहाँ पर वही सेम चीज़ें, यहाँ पर भी प्रस्तुतिकरण लिखा, उन्हें 10वीं से 12वीं तक चोल काल को उन्होंने परिभाषित कर दिया और आगे वो बता रहे हैं कि ये जो चोल काल था ये मतलब इन्होंने साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ, मैं अपने शब्दों में बता रहा, साम्राज्य के मतलब विस्तार के साथ साथ इन्होंने स्थापत्य कला के रूप में यानी कि स्थापत्य कलाओं का भी ये विशेष ध्यान रखा, इन्होंने उसको भी बढ़ावा दिया, जैसे नटराज की प्रतिमा आदि उदाहरण। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर वो सब लिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम इससे हट के बात करते हैं कि देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि अंडरलाइन कर रहे हूँ, जैसे देखो प्रतिमा, चोलकालीन, अपादान, अन्यतम है, तो अंडरलाइन करना भी ज़रूरी है। टॉपर्स की कह रहा हूँ मैं अपने शब्दों में नहीं कह रहा। देखो ये टॉपर उन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको अंडरलाइन, अधिक शुद्ध, देखो ये सब चीज़ें, ठीक है, देखिए आप ये अंडरलाइन करा हुआ है, पूरी चीज़ें वही है। सब चीज़ों देखो हर प्रश्न में आपको सेम पैटर्न दिखाई देगा, चाहे प्रश्न की डिमांड अलग हो। ठीक है, अब देखिए ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को स्पष्ट कीजिए। बंगाल की खाड़ी चक्रवातों के लिए अधिक प्रवण क्यों है, विवेचना कीजिए। देखिए पहले तो वो क्या बताते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब जो प्रस्तुतिकरण है उसमें वो क्या कर रहे हैं, उसको परिभाषित कर रहे हैं, साथ ही साथ वो ये भी बता रहे हैं अपने उत्तर को प्रभावी बताने के लिए या बनाने के लिए उसका नाम दे रहे हैं कि कौन सा जो चक्रवात है वो उष्ण कटिबंधीय, जैसे उन्होंने कोष्टक में दे दिया हरिकेन, टाइफून, विली। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर का जो माइंड सेट है यानी कि जो उसकी जो सकारात्मक सोच उसकी बढ़ती है, यानी कि नंबर देने में थोड़ा वो अच्छी कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए आप, उन्होंने एक छोटा सा डायग्राम भी बना दिया है यहाँ पर कि जो चक्रवात है वो किस प्रकार से चलता है। जैसे कि देखिए आपको यहाँ जल स्तर, चक्रवात की आँख, इसको उन्होंने क्या करा, अंडरलाइन कर दिया, परिभाषित कर दिया और छोटा सा उसका चित्र भी बता दिया। ये बताते हैं कि यह किस किस दशा में आता है, यहाँ पर उन्होंने उसकी ज्योग्राफिक विशेषताओं को बता दिया। ठीक है, अब इस तरह से देखिए, अब ये आगे भी वो अंडरलाइन कर रहे हैं, ये रहा पूरा। अब देखिए यहाँ पर यह भी ज्योग्राफी का है, इन्होंने देखो ये समय के ऊपर है, यानी कि भारत जैसे देश में विभिन्न समय क्षेत्रों यानी कि टाइम जोन का मुद्दा सामने आता रहता है। इस संदर्भ में भारत के विभिन्न समय क्षेत्रों की व्यवहार्यता का परीक्षण कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यह प्रश्न काफ़ी चर्चा में था, यानी कि यह मतलब न्यूज़ में भी था। और जैसे कि हम बात करते हैं गुजरात से लेके तो अरुणाचल के बीच में हमारे जो लगभग 1.5 घंटे का डिफरेंस आता है। ठीक है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्य है वो 1.5 घंटे पहले उदय हो जाता है
गुजरात की तुलना में। तो जो समय जोन का ये मुद्दा है चलता रहता है कि भारत में 2 समय जोन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए उन्होंने यहाँ पर ये बता दिया कि 82/2 है नहीं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, एक देखो चित्र में उन्होंने ये बता दिया कि ये मानक समय है, ठीक है। और आगे वही चीज़ें सेम, अंडरलाइन करना, चीज़ों को शॉर्ट में लिखना, जितना कम शब्दों में लिख सकते हैं उतना लिखने का प्रयास, यानी कि सटीकता पर ध्यान देना, ठीक है। देखो आपको कहीं भी नहीं दिखाई रहेंगे बड़े बड़े पैराग्राफ, देखो कहीं पर उन्होंने 1-2 लाइनें में लिख दिया है, यानी कि उनको टॉपिक उनके जो पॉइंट में लिखा है उन्होंने। पैराग्राफ का बहुत ही कम उपयोग इन्होंने किया, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट चीज़ों में किए उनके द्वारा, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स सभी चीज़ें जो कि टॉपर्स को एक सामान्य स्टूडेंट यानी कि एस्पिरेंट को एक टॉपर्स बना देती है। हम क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, लिखते रहते, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देते हैं। फ्रेंड मेरा मानना है कि आप पढ़ लो, कितना ही पढ़ लो, जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे लिखने की और समझने की, तो आप एक अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते इस एग्ज़ाम में। क्योंकि मैं मानता हूँ कि 50% तो इसमें पढ़ना ज़रूरी होता है और 50% आपका लिखना है। आप कितना ही पढ़ ले, कितना ही समझ ले चीज़ों को, जब तक आप कॉपी में लिख नहीं सकेंगे और लिखने के साथ साथ एक अच्छी तरह से नहीं लिख पाएंगे, तब तक आपकी सफलता के जो चांस है वो काफ़ी दूर, यानी कि काफ़ी कम है। और जैसे आपने चाहे आप कम पढ़िए लेकिन लिखने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये एग्ज़ाम लिखने का है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें प्री में होते हैं सिर्फ, लेकिन एग्ज़ाम में हमारा सिलेक्शन मेंस से ही होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखने का कोशिश कीजिए और लिखने के साथ में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, और आप जितना लिखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपका आंसर जो प्रभावी होगा। अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, मैंने जहाँ तक अपने विवेक से समझा है कि एक अच्छा उत्तर की जो डिमांड होती है उसमें आपका जो पहले मैं कहूँगा कि आपके जो वर्तनी शुद्धि होनी चाहिए, यानी कि अशुद्धता नहीं होनी चाहिए आपके शब्दों में। और दूसरी बात, लेखन शैली आपकी सटीक होनी चाहिए और प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए और अंडरलाइन करना चाहिए मुख्य शब्दों के ऊपर, और जितना हो सके एग्ज़ाम के यानी कि प्रश्न के अनुसार उसमें डायग्राम, पाई चार्ट वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। और आपका प्रस्तुतिकरण सरल होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, यानी कि हमने जो आगे लिखा है उसका जो शब्द पीछे वाली लाइन से होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पता भी नहीं चले, वो पढ़ता जाए। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं। आप जब धीरे धीरे तैयारी करेंगे, आप जानते भी होंगे इन चीज़ों को, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट, और जो नए हैं उनके लिए मैं विशेष रूप से बताना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मैंने जो बताया वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और यदि आई है तो फ्रेंड इसको प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दें। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं अंत में आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपका किसी प्रकार का कोई सुझाव हो, सकारात्मक या नकारात्मक, तो मुझे ज़रूर बताएं। मुझे आपके सुझाव का सदैव इंतज़ार रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।